गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका प्रदीप सर पीएस एकेडमी से ऑनलाइन प्लेटफार्म से देखो साइंस का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें बायोलॉजी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे, डिटेल में पढ़ाया गया था। अब उसका जो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 आज अपलोड होगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बात करेंगे। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। चलिए तो हम लोग आज का ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मानव शरीर क्रिया विज्ञान, खाना हम लोग खाते हैं तो उसका पाचन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इंटरनल तो आज की क्लास बहुत शानदार ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग दिल थाम के बैठे रहिएगा। देखिए, जो पाचन होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से लेकर छोटी आंत तक होती है। जो मनुष्य में दांत होते हैं वो कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। देखो, जो पाचन का बोला मैंने क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख से लेकर छोटी आंत को इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। मनुष्य में 32 दांत होते हैं। बोलते नहीं, अगर एक हमने तमाचा मार दिया कंटाप तो आपकी 32 झड़ जाएंगी, यानी 32 दांत होते हैं। अब उसमें दांतों के प्रकार भी बताए गए हैं बायोलॉजी में, कि जिनमें 8 दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं, उनको इंसाइजर्स बोला जाएगा। 4 को रदनक यानी कैनाइन बोला जाएगा, 8 को चवर्णक अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, तथा 12 जो दाढ़ होती हैं उनको बोला जाएगा चवर्णक यानी मोलर। जो इंसाइसर्स होते हैं 8 कृंतक, वो कतरने के काम आते हैं, नुकीले टाइप के होते हैं। उसके बाद 4 रदनक होते हैं, कैनाइन बोलते हैं उनको। उसके बाद 8 अग्रचवर्णक प्रीमोलर और 4 चवर्णक होते हैं। देखो, जो कृंतक होते हैं 8, उनका काम क्या होता है? कृंतक काटने के लिए होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ काटना है। और जो रदनक होते हैं 4, फाड़ने, जैसे कोई चीज़ को फाड़ना है तो बगल में हल्की सी चीज़ मुँह में दबा के फाड़ सकते हैं। और जो अग्रचवर्णक तथा चवर्णक पीसने के काम आते हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। दांतों के ऊपर जो कठोर पदार्थ की परत होती है उसको हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, जिनसे पाचक एंजाइम का स्रावण होता है। कौन सा होता है? एमाइलेज, और उसको हम लोग टायलिन के नाम से भी जाना जाता है। जीभ की सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें स्वादांकुर कहते हैं। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, देखो जीभ से कैसे पता चलता है क्या खट्टा है क्या मीठा है? जीभ के जो अग्रभाग से अगर जीभ के आगे रखेंगे तो उसमें मीठे स्वाद का पता चलेगा। पिछले भाग से कड़वे स्वाद की स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं और बगल में खट्टे स्वाद का आभास होता है। चेक किए क्या आप लोग कभी? लार वस्तुतः एंजाइम होते हैं। जो लार होती है मनुष्य की सलाइवा, वो वस्तुतः एंजाइम होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। देखो, पीएच मान जिनका 7 से कम होता है उनको अम्लीय कहते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, जैसे चूना वगैरह।
और जो सेवन होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि जल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन। सेवन होता है इसका पीएच मान। जैसे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये हल्का हल्का ब्लड जो कैसा लगता है, खारा लगता है। अम्लीय होते हैं, पीएच मान 6.8 होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। कितने लीटर लार बनता है? 1.5 लीटर लार बनता है मुंह में। जहाँ टायलिन, इसमें टायलिन में क्या होता है कि पी साइलेंट होता है। जब टायलिन की हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे तो PTYLIN रहता है, बट पी साइलेंट रहता है। टायलिन अथवा एमाइलेज, टायलिन अथवा एमाइलेज माड़ को माल्टोज में परिवर्तित करता है। जो माड़ होता है खाने का, उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। वही माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो तो ग्लूकोज फॉर्म में लेती हैं ना एनर्जी। लार से सना चिकना भोजन मुख गुहा से, जब हम लोग मुंह में खाना खाते हैं उसको मुख गुहा बोलते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली गले में होती है, उसको ईसोफेगस में पहुंचता है। मुख गुहा का सबसे पीछे का भाग जो होता है वो फेरेंक्स, फेरेंक्स मीन्स क्या होता है, फेरेंक्स कहलाता है। मुख गुहा का सबसे पीछे का भाग फेरेंक्स कहलाता है। ग्रास नली फेरेंक्स से होकर, जो ग्रास नली होती है वो फेरेंक्स से लेकर उदर गुहा तक फैली होती है, यानी कहाँ तक, नीचे तक फैली होती है। अब जो ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, ग्रास नली कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक सक्रिय नली होती है जो भोजन के पाचन के लिए मुख गुहा से आमाशय यानी स्टोमच, पेट तक में पहुंचाती है। आमाशय, स्टोमच, उदर गुहा, स्टोमच कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है। जो आमाशय होता है वो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसकी रचना द्विपालिक थैली यानी वाइल्ड सेक जैसी होती है। आमाशय की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। छोटी आंत में बिलाई भी पाए जाते हैं। आमाशय के पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस, आमाशय जो होता है पैंक्रियास, आमाशय यानी स्टोमच, पेट, आमाशय के पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस, जठर रस को इंग्लिश में हम लोग गैस्ट्रिक जूस तथा ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो एस से हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को शॉर्ट फॉर्म में HCl निकलता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। जो जठर रस निकलता है गैस्ट्रिक जूस आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से, उसमें कौन से एंजाइम कार्य करते हैं? 2 एंजाइम। जैसे मुँह में लार में टायलिन एंजाइम एमाइलेज कार्य किया था, इसमें कौन सा कार्य करेगा? जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ये कार्य करता है, एंजाइम होते हैं, जो लोग पढ़े होंगे साइंस उनको सब पता होगा। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में, जो प्रोटीन होती है उसको पेप्टोन्स में, तथा रेनिन जो होता है वो केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करता है। जो भी कैल्शियम हम लोग, जैसे दूध से कैल्शियम मिलता है तो उसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा? रेनिन काम करेगा। केसिन को कैल्शियम पैराक्सिनेट में परिवर्तित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन को अम्लीय बनाकर, जो HCl अम्ल होता है भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बनाकर टायलिन एंजाइम कहाँ पे होता है? लार में होता है। टायलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त यह एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है तथा भोजन में स्थित जीवाणुओं को मार डालता है। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आई। उसके बाद क्या होगा? आमाशय से जो भोजन पक्वाशय, पक्वाशय मीन्स ड्यूडोनम में पहुँचता है। पक्वाशय में यकृत, लीवर से पित्तरस, पित्तरस को वाइल जूस की संज्ञा दी गई है, पित्तरस, और जो जठर रस है उसको गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। भोजन को क्षारीय बना देता है। अभी इसने अम्लीय बनाया था,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने अब क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा भोजन। पक्वाशय में अग्नाशय, अग्नाशय को बोलते हैं इंग्लिश में पेंक्रियास। पेंक्रियास से आकर 3 एंजाइम भोजन में मिलते हैं। अब जो अग्नाशय में भोजन की प्रक्रिया होती है पचने की, उसमें 3 एंजाइम यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? अभी तक कितने हुए? मोय में टायलिन हुआ। मोय के बाद जब हम लोग गए तो जठर रस में निकला। किससे जठर रस निकला? आमाशय में। आमाशय में 2 एंजाइम एक्टिव हुए। कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन ने क्या कार्य किया? प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज किया, परिवर्तित किया। और रेनिन को ने क्या किया? केसिन को कैल्शियम पेरॉक्सीनेट में परिवर्तित किया। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? आमाशय में। पक्वाशय एकल लीवर से निकल गया, पित्रस बाइल जूस को हो गया। अब पक्वाशय में अग्नाशय पेंक्रियास से आकर 3 एंजाइम निकले। कौन कौन से? एक टिप्सिन, एक एमाइलेज और एक लाइपेज। अब इनके कार्य क्या हैं, आइए जानते हैं। एक तो टिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब पूरा चार्ट बना हुआ है। विभिन्न ग्रंथियों एवं अंगों से निकलने वाले रस संबंध एंजाइम तथा भोज्य पदार्थों का पाचन। इसको थोड़ी छोटा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को दिखेगा। जैसे जो लार ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड, उसको अभी ये चार्ट के माध्यम से सारे एंजाइम बताए गए हैं। सैलिवरी ग्लैंड लार एंजाइम है। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? सैलिवा निकलेगा। इससे कितने एंजाइम एक्टिव होंगे? एक टायलिन, एक माल्टोज। भोज्य पदार्थ मांड, स्टार्च बोलते हैं। जैसे चावल में स्टार्च निकलता है, आलू जो होगा उसमें, आटे में, सब में होगा माल्टोज। परिवर्तन प्रतिक्रिया के बाद परिवर्तित पदार्थ, जो टायलिन होता है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है, मांड को कर देता है। और जो माल्टेज होता है, माल्टोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में। अब पित्तवाहिनी बाइल जूस पित्तरस यकृत में निर्मित होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस में। बाइल जूस पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। भोज्य पदार्थ क्या करते हैं? ये चर्बी एमल्सन कर देते हैं, यानी वसा का पाचन कर देते हैं, एमल्सन करेंगे। आमाशय की पाइलोरिक ग्रंथि, आमाशय की पाइलोरिक ग्रंथि, जठर रस, एंजाइम पेप्सिन और रेनिन। भोज्य पदार्थ प्रोटीन और केसिन। प्रतिक्रिया के बाद परिवर्तित पदार्थ पेप्टोन्स में और कैल्शियम पेरॉक्सीनेट में। अग्नाशय, अग्नाशय में अग्नाशय रस, टिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। टिप्सिन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, एमाइलेज मांड शर्करा, लाइपेज वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बहुत लंबाई होती है। आंतरस, छोटी आंत में कितने सारे निकलते हैं? अग्नाशय में देखो टिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। टिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करेगा। और एमाइलेज क्या करेगा? मांड स्टार्च को शर्करा में चेंज करेगा। और लाइपेज वसा का एमल्सन करके वसा अम्ल एसिड वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। अब जो छोटी आंत में कितने सारे एंजाइम निकलेंगे? एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। लेरेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन में चेंज करेगा। प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा? एरेप्सिन अमीनो अम्ल में कर देगा परिवर्तित। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में। लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में। सुक्रोज, सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा होती है, किस में होती है? फलों में। ग्लूकोज वो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, वो किस में पाई जाती है? फलों में पाई जाती है, फ्रक्टोज। लाइपेज वसा। टिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में, एमाइलेज मंड को घुलनशील शर्करा में, लाइपेज। पक्वाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँच जाता था? छोटी आंत में आता है। छोटी आंत की दीवारों पर आंत अक्कुर यानी इंटेस्टाइल बिलाई पाए जाते हैं छोटी आंत में, जो अवशोषक सतह में वृद्धि करते हैं, यानी जो भी भोजन का चूषण वगैरह अवशोषण कर लेते हैं। छोटी आंत की दीवारों में
आंतरिक रस निकलता है। यह प्रकृति में क्षारीय एल्काइल होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक रस में एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज तथा लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे खाना खा लिया बस, समझ लो अंदर बहुत सारी प्रोसेसें चलती रहती हैं तब जाके खाना पचता है। इसलिए बायोलॉजी वाला लड़का बोलते मैथ लो, ये बायोलॉजी का आधा डॉक्टर तो बन ही जाता है रियलिटी में। इसलिए बायोलॉजी वाले क्यों डॉक्टर बनते हैं कि उनको पूरी कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। उसके बाद जब MBBS डिग्री करते हैं तो वही कोर्स रहता है। उसके बाद फिर MS कर लेते हैं, जैसे MBBS मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ, और उसमें सर्जरी होता है, एक मेडिसिन होता है। MBBS MS भी होता है, MD तो प्रॉपर जैसे हम लोग PGT बोलते हैं ना कि वो PG कर लें, ऐसे ही उनका MD होता है, MS होता है, वो PGA ही है। मतलब वो एक चीज़ के स्पेशलिस्ट हो गए। जैसे प्रवक्ता हो जाते इधर पे PGT में, कोई हिंदी का प्रवक्ता, कोई साइंस का प्रवक्ता, फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, ऐसे ही कोई जैसे ऑर्थोपोलॉजिस्ट हड्डी का स्पेशलिस्ट हो गया, गायनोलॉजिस्ट हो गया, आँख का हो गया, गला का हो गया, कई लोग ऐसे कुछ करके बनते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? आंतरिक रस में एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज और लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। एरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को अमीनो अम्लों में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में तथा लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अवशोषण, अवशोषण को इंग्लिश में एब्सॉर्प्शन कहते हैं। पचे हुए भोजन कायम, यानी इसको लुगदी बना देते हैं, ये कायम को लुगदी बोलते हैं, का रस पचे हुए भोजन कायम का रक्त में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। इतनी सारी प्रोसेस के बाद पचे हुए भोजन को कायम लुगदी को अवशोषण करते हैं और रक्त में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में जो रचना होते हैं रसांकुर बिलाई के द्वारा होती है। पच जाता भोजन मतलब पूरी प्रक्रिया लगभग छोटी आंत में भोजन की समाप्त हो जाती है। मुख गुहा से स्टार्ट होती है, ग्रसनी, ईसोफेगा, आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर वो बाहर हो जाएगा। अब स्वांगीकरण, स्वांगीकरण को एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। अपचा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। मलत्याग डिफिकेशन कहते हैं। पाचन कार्य में शामिल होने वाले प्रमुख अंग। अब अभी तो एंजाइम की बात हुई थी, अब कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? जैसे यकृत, यकृत को लीवर बोलते हैं, बोलते नहीं किसी किसी का लीवर, यकृत, वो सब आप तो 1.5 से 2 kg भार वाला यकृत लीवर का वजन होता है। 1.5 kg से लेके 2 किलोग्राम भार वाला यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक क्वेश्चन आता है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर ऑप्शन में यकृत है तो सही है, यकृत लगा देंगे। देखो, अगर उसमें पीयूष ग्रंथि तब सही होगी जब उसमें पूछा जाएगा कि किस ग्रंथि से सबसे ज़्यादा हार्मोन निकलेंगे, आंतरिक कर दिया जाए तो कौन सी है? पीयूष लगाएंगे। लेकिन इधर पे हम लोग यकृत ही लगाएंगे। अगर भार वाला यकृत मानो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत, इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं। यह प्रोटीन के उपापचय को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म की संख्या दी गई है में सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रोटीन के विघटन के परिणाम स्वरूप निकले विषैले अमोनिया को यह यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को काय में परिवर्तित करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है। बोलते नहीं किसी किसी का लीवर सही से काम नहीं कर रहे। देखो, जो भी हम लोग मूत्र त्याग करते हैं वो क्या होता है? पहले अमोनिया, फिर
उसमें चेंज हो जाएगा। रक्त के जो ब्लड होता है रक्त के ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जो रक्त में के ग्लूकोज को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा। जो ग्लूकोज बनता है रक्त में उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में छोड़ देता है। मतलब ये चेंजिंग अल्टरनेट व्यवस्था चलती रहती है यकृत लीवर में। भोजन में वसा की कमी होने पर यह क्या कर देता है, यकृत लीवर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। जैसे वसा की कमी हुई, लाओ लाओ अभी बनाते हैं वसा, तुरंत बना दिया, मशीन है ना, बना दिया वसा, बना दिया भैया, लो वसा। वसा से क्या होता है, जो मोटी चमड़ी वसा हो जाता है उनको क्या है, ठंडी कम लगती है। ये तो ठीक है, बट क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है बसी ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने से। उससे क्या होता है, जो धमनियाँ होती हैं उनकी जो आंतरिक दीवार होती है वो सिकुड़ती जाती है, क्योंकि वसा जमाव के कारण उसमें दबाव बनता है, तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला प्रोटीन, जैसे नॉर्मल मनुष्य का जो ब्लड रक्त का थक्का जमने का टाइमिंग है वो 8 मिनट है। मतलब 8 मिनट तक लगभग नॉर्मल चोट लगने पे थक्का बन जाता है। अब ये नहीं कि हाथ काट लो तुम कहो थक्का बन जाए, रुक जाए, कैसे रुक जाएगा। 8 मिनट का, वो 8 घंटे तक साला नहीं रुकेगा अगर उसका उपचार नहीं होगा। रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला प्रोटीन फिब्रिन तथा शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए हेपेरिन नामक प्रोटीन इसी में पैदा होते हैं। हेपेरिन नामक प्रोटीन के वजह से क्या होता है, ब्लड का थक्का, खून जमने लगता है। पित्तरस का स्रावण भी इसी से होता है। अब यकृत हो गया। अब हम लोग बात करेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बोलते किसको बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर बोलते हैं पित्ताशय को। किसको बोलते हैं, पित्ताशय को। यह नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त वाल जमा होता है। पित्तवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा पित्ताशय से पित्त पक्वाशय ड्यूडेनम में गिरता है। पित्त का रंग पीला हरा होता है। कभी जिसको बुखार उखार हो जाता है तो जब वो कफ आता है तो पीला पीला येलो पार्ट जो आ जाता है तो वही है, पित्त का रंग पीला हरा होता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है और पीएच मान इसका कितना होता है, 7.4। जैसे ब्लड का पीएच मान आता है एग्जाम में तो 7.4 लगा के आइएगा, सही हो जाएगा। पित्त विटामिन ए, डी तथा के वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। अब एक इधर क्वेश्चन है, कौन सा रोग होगा, इसमें बढ़िया से बॉक्स में दिया गया है कि थायरॉक्सिन की कमी से, जो थायरॉक्सिन होता है थायराइड ग्रंथि में, थायरॉक्सिन की कमी व अधिकता का प्रभाव। थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, इसको क्रिटिनिज्म भी बोलते हैं, बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध होना। मिक्सीडेमा यौनावस्था में होने वाला रोग है। ये रोग हैं जैसे जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म बोलते हैं उसको, मिक्सीडेमा हो गया यौनावस्था में होने वाला रोग जिसमें उपापचय भली भांति नहीं हो पाता। हाइपोथायराइडिज्म, इसके कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। तथा घेंगा थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि रोग हो जाता है। थायराइड की कमी से घेंगा गलघोटू भी बोलते हैं और आयोडीन नमक का यूज किया जाता है। थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण टॉक्सिक्स ग्वाइटर, हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है तथा श्वसन दर तीव्र हो जाती है एवं एक्सोपिथेलमिक ग्वाइटर नेत्र फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है और रोग हो जाता है थायरॉक्सिन से। तो ये कुछ रोग थे डिसीज टाइप की।
अब हम लोग बात करेंगे अग्नाशय। अग्नाशय को पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। यह यकृत यानी लीवर के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर ऑप्शन में यकृत लीवर नहीं है तो क्या लगाएंगे? अग्नाशय पैंक्रियास दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी को एंडोक्राइन के नाम से जानते हैं। बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। लैंगरहैंस की दीपिका यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसकी खोज लैंगरहंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह अग्नाशय का ही एक भाग होता है। इसमें अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिका से क्रमशः ग्लूकेगान, इंसुलिन तथा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलते हैं। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? कौन से हार्मोन निकलते हैं? उससे जो हार्मोन निकलते हैं ग्लूकेगान, इंसुलिन तथा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावण यानी हाइपोसेक्रिएशन से मधुमेह, डायबिटीज तथा जैसे इंसुलिन का अगर अल्पस्रावण हो रहा, कम श्रावण हो रहा तो मधुमेह, डायबिटीज तथा अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ से पता चल गया अग्नाशय से का एक भाग होता है। अल्फा, बीटा, गामा कोशिकाएँ होती हैं जिनसे ग्लूकोगन, इंसुलिन तथा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावण होगा तो मधुमेह, डायबिटीज और अतिश्रावण होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होगी। अब हम लोग बात करेंगे रुधिर। न्यू टॉपिक हम लोगों का है रुधिर कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, क्या कैसा है, हम लोग जानेंगे। रुधिर के बारे में जान रहे हैं। रुधिर को इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है यानी तरल संयोजी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तरल को फ्लूइड बोलते हैं और संयोजी को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक बात क्लियर है कि जो जिस फील्ड से पढ़ा होगा वो अपनी फील्ड को बेटर पढ़ा सकता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैं इंग्लिश क्यों बार बार बताता हूँ? मैं इंग्लिश इसलिए बताता हूँ कि साइंस के कुछ ऐसे वर्ड हैं क्लिष्ट जो कि इंग्लिश जल्दी समझ में आ जाती है बट उसकी हिंदी नहीं समझ पाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना रुधिर होता है एक स्वस्थ शरीर में? 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा? शरीर के भार का 7% ब्लड होता है। जैसे कोई 50 किलो कितने का है? कोई 50 किलो का व्यक्ति है, चाहे वो महिलाओं को थोड़ी ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर कोई 50 केजी का है तो उसके शरीर का जो ब्लड होगा वो 7% यानी 3.5 लीटर से लेके 4 लीटर तक उसमें ब्लड होगा। क्यों? जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली 11.5 10 भी चल जाएगा, 13 तक जाता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड गाढ़ा होगा, फिर प्यूरीफायर करने में दिक्कत पड़ेगी। रुधिर
अब रुधिर का जो स्वाद होता है, किसी ने ब्लड तो टेस्ट हो ही जाता है, कभी उंगली में लग गई, कपड़ा नहीं दिखा, मुँह में दे लेते हैं, तो नमकीन लगता है, कुछ क्षारी होता है, किसके कारण? 7.4 के कारण पीएच, यहीं से क्वेश्चन आता है। इसका रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। जैसे इसका खून लाल ही क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। बिच्छू का रंग नीला क्यों होता है रुधिर का? क्योंकि उसमें हीमोसाइन नामक वर्णक पाया जाता है। जैसे बिच्छू हो गया, वो तिलचट्टा वगैरह दुनियादारी, उसमें तो होता ही नहीं। लगभग अब क्या होता है कि इसमें 91% तो जल होता है, 91%। रुधिर में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है रुधिराणु, यानी ब्लड कार्पल्स होते हैं। और अगर तीसरे की बात की जाए तो क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या होगा? डेंगू के कमी के कारण, डेंगू अगर हो जाए तो प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं, उस पर टीवी वगैरह खवाना पड़ता है, तब जाके काउंट होती हैं। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। जो प्लाज्मा होता है रुधिर का, वो 60% तो प्लाज्मा रहेगा रुधिर का। प्लाज्मा में 90% जल होता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जल होगा तथा शेष भाग में कई प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिर का निर्माण होता है वो भ्रूण के मीजोडर्म में होता है। जो रुधिर का निर्माण होता है वो भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। रुधिराणु रुधिर का शेष लगभग 40% भाग होता है। इसमें आरबीसी होती हैं, यानी लाल रुधिर कणिकाएँ। इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। जो भी क्वेश्चन मेरे को याद आते जाते हैं वो मैं उसमें बताता जाता हूँ। श्वेत रुधिर कणिकाएँ WBC। श्वेत रुधिर कणिकाएँ एक कीटवाची भक्षी, जो क्योंकि WBC का भी होना ज़रूरी है। क्यों? इनको रोग प्रतिरोधक कणिकाएँ के नाम से भी जानते हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तथा प्लेटलेट्स शामिल हैं। आरबीसी और WBC का अनुपात होता है वो 600:1 का अनुपात होता है। अगर आरबीसी 600 हैं तो WBC 1 ही सफिशिएंट है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। आज हम लोग ब्लड वाला पार्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे फिर बाद में बढ़ेंगे ब्लड का, फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे लाल रुधिर कणिकाएँ। ब्लड के बारे में आज पूरा बताए दे रहे हैं। देखिए जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, अभी बोर्ड पे भी क्लास धुआंधार कुछ समय बाद चलेगी, उसमें बढ़िया फिगर से बताया जाएगा धुआंधार तरीके से। जैसे जो लाल रुधिर कणिकाएँ में हीमोग्लोबिन नामक क्या है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। अब लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण मैंने रेड पेन कर दिया। ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल होगा। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी की जो औसत आयु होती है वो 120 दिन होती है। महिलाओं में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या प्रति घन मिलीमीटर में 45 लाख होती है, जबकि पुरुष में कितनी होती है? 50 लाख होती है।
यानी आरबीसी पुरुष में ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है, जबकि ज़रूरत किसे है ज़्यादा, महिला को। गर्भस्थ शिशु में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जब बच्चा पेट में पल रहा होता है माँ के, तो गर्भस्थ शिशु में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण यकृत एवं प्लीहा से होता है। कहाँ होता है? यकृत एवं प्लीहा में होता है। जबकि नॉर्मल कहाँ होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। बट अगर माँ के पेट में बच्चा शिशु पल रहा होता है तब उसका निर्माण की जगह चेंज हो जाएगी। कहाँ पे होगा? यकृत लीवर में होगा। प्लीहा स्प्लीन तिल्ली भी बोलते हैं उसको। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्यों होता है अभी बताएंगे। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि दो अपवाद हैं, दो स्तनधारियों में होता है। कौन कौन से होते हैं? ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ऊंट में होता है और किस में होता है? लामा में होता है। ये अपवाद हैं, जबकि और किसी में नहीं होता है, क्योंकि उभयोतल होती हैं हसीआकार, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। सबसे छोटी लाल रुधिर कणिका जो होती है मृगनयनी की होती है। मृगनयनी किसको बोलते हैं? हिरण को बोलते हैं। मृग मीन्स हिरण, मृगनयनी की होती हैं। जबकि सबसे बड़ी आरबीसी लाल रुधिर कणिका सैलामेंडर नामक जंतु की होती है। सैलामेंडर उसको बोलते हैं, मान लीजिए एक मेंढक टाइप का रहता है और जलीय जीव है, बतख को नहीं बोलते धट, जो उसको बोलते हैं सैलामेंडर, एक मेंढकई टाइप का मान लीजिए, जो कि जलीय जंतु है बस। लाल रुधिर कणिकाओं का सामान्य से कम होना रक्त अल्पता कहलाता है। डॉक्टर कैसे पता कर लेता है तुम्हारे में ब्लड कम है? क्योंकि यही आरबीसी हीमोग्लोबिन कम होती हैं तो पता चल जाता है। तरल भाग में 6 से 8% प्रोटीन उपस्थित होती है। जो तरल भाग होता है उसमें 6 से 8% प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? एल्ब्यूमिन की नामक प्रोटीन की होती है। हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऑक्सीजन को शोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अब इसकी प्रोसेस समझे, क्या है, क्या काम है। अच्छा, ब्लड का शरीर में क्या काम है? अरे भैया, खाने ही से ब्लड बना, ब्लड का क्या काम है? ब्लड का भैया ये काम है कि जो हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह है, ब्लड का काम यह है खून का, कि जैसे हम लोग शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन को शोषित करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है शरीर में। रुधिर के प्रति घन मिली में लगभग 50 लाख लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। प्रति घन मिलीमीटर में 50 लाख। अब प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं या रुधिर बैंक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में प्लीहा दिख जाएगा, तो आप लोग प्लीहा लगा के आएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब लिम्फोसाइट कणिकाएँ एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। जो लिम्फोसाइट होती हैं ब्लड में, वो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। जैसे तुम्हें लग गया तो उसमें जल्दी से घाव भरेगा, ये वो। एक बार बनी एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती हैं। मतलब जो एंटीबॉडी होती हैं, एक बार एंटीबॉडी बन जाती हैं शरीर में, फिर वो जीवन भर नष्ट
नहीं होती हैं और रोगों से लड़ती रहती हैं, उन पे ये क्षमता आ जाती है। बट कब नष्ट होती हैं? जब किसी को एड्स रोग हो जाता है। एड्स रोग अगर किसी को हो गया, ये सबको पता है कि कैसे होता है, नाई के उस तरह से होता है, ब्लड से समझ लो हो जाएगा, समझ जाइए। अब कब नष्ट होंगी? जो एड्स का वायरस होगा वो क्या कर देगा, लिम्फोसाइट को प्रभावित कर देगा। तो इससे क्या होता है, जिसको एड्स हो जाता है वो काहे नहीं बच पाता। फिर क्या होता है कि उसको थोड़ी थोड़ी मतलब अगर बीमारी हुई, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी और वो उसकी बीमारी सही नहीं हो पाती है और एक के बाद उसको एक बीमारी होती जाती है। बस यही प्रॉब्लम है। लिम्फोसाइट की कुल संख्या, जो लिम्फोसाइट होती हैं उसकी संख्या 20 से 40% तक होती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का अपने सामान्य से कम होना ल्यूकोमिया कहलाता है। अगर WBC कम हुई श्वेत रुधिर कणिकाएँ, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाता है? ल्यूकोमिया कहलाता है। इसे रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर कहते हैं। मतलब फिर पूरे खून में कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर बोलते हैं ल्यूकोमिया। WBC अगर सामान्य से कम बनी, इसलिए खाते पीते रहो अच्छे से, ऊट पटांग ना करो। रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा की कुछ बड़ी केंद्रक युक्त कोशिकाओं के टूटने से होता है। जैसे जो प्लेटलेट्स कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, कुछ बड़ी केंद्रक युक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। रुधिर में प्लेटलेट्स की मात्रा प्रति घन मिलीलीटर 2 से 5 लाख होती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में होती है। प्लेटलेट्स की जो आयु होती है वो 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक होती है। जैसे RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का 8-10 दिन में चली गई। और प्लेटलेट्स तो कितने जल्दी ख़त्म होती जाती है, 2 से 6 घंटे में ख़त्म होती जाती है। औसत आयु ही होती है इतनी, तो बहुत जल्दी कम होती हैं, बहुत जल्दी बढ़ती भी हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रुधिर के बहाव को रोकना है। जैसे छिल गए, कट गए, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जल्दी तेज़ी मतलब आसानी से थक्का बनाने का काम करती हैं। जिनका थक्का नहीं बनता है जल्दी, वो कीवी वगैरह, ये सब प्लेटलेट्स की वजह से, इसी से। एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि डेंगू और चिकनगुनिया। एक बुखार आया था कि मच्छर काट ले, चिकनगुनिया हड्डी हड्डी पे होता था और चल नहीं पाता था इंसान। तो डेंगू मच्छर के काटने से, मादा एडीज के काटने से होता है डेंगू, और मादा एनाफिलीज मॉस्किटो से क्या होगा, मलेरिया। अब डेंगू और चिकनगुनिया रोग में प्लेटलेट्स कणिकाओं की मात्रा क्या होती है, तेज़ी से गिरावट आती है। अब अगर रुधिर को हम लोगों को रखना है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जो ब्लड बैंक होती है अस्पतालों में, रुधिर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, न कम न बढ़। तब तो आपका खून खराब नहीं होगा ब्लड बैंक में। और नाइट्रोजन द्रव में ऐसा कुछ उसका रूल रहता है। यदि रुधिर से कणिकाओं को निकाल लिया जाए तो रुधिर प्लाज्मा को अधिक दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर रुधिर से कणिकाएँ निकाल ली जाएँ तो जो रुधिर प्लाज्मा है इसको अधिक दिनों तक प्रयोग में यूज किया जा सकता है। पुरुषों में 100 मिली हीमोग्लोबिन में 15% ऑक्सीजन होती है। जैसे पुरुष में 100 मिली हीमोग्लोबिन है तो कितने % ऑक्सीजन होगी, 15%। जबकि स्त्रियों में 13%।
करेंगे यार, जबकि स्त्रियों में 13% होती है। चलो अब वो वाला टॉपिक ख़त्म, न्यू टॉपिक स्टार्ट। अब हम लोग आरबीसी के में जा रहे, अब हम लोग जानेंगे डब्ल्यूबीसी। भैया पढ़ लो जितना डिटेल में पढ़ सकते हो, आज ब्लड ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रतिदिन रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति घन मीटर में 5 से 9,000 होती है। जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है प्रति घन मीटर में 5 से 9,000 होती है। बोलते नहीं प्लेटलेट 4,000, डब्ल्यूबीसी 4 लाख बढ़ रही हैं, ये फलाना ढिकाना। श्वेत रुधिर कणिकाओं को अब जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उसको, उनको लिम्फोसाइट कहते थे, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। उसका बोन मैरो में होता है आरबीसी का, इसका भी अस्थि मज्जा में होता है। जब गर्भस्थ शिशु पल रहा होता तब जाके क्रल लीवर और स्प्लीन प्लीहा में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अर्थात शरीर को रोगी होने से बचाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 2 से 6 दिन होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इधर से निकल के आ रहा, आप लोगों ने गौर किया हो कि अगर क्वेश्चन आ गया कि आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं कि नहीं होती हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं होती हैं, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। बट डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में किस में पाया जाता है, ऊंट और लामा में। ये अपवाद है। श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट कणिकाएं पाई जाती हैं। यदि रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रोजन प्रोटीन निकाल दी जाए तो शेष भाग जो कहलाता है, जैसे बोलते नहीं कि उसमें बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाएगा। अगर ज़्यादा दिन तक उसको यूज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि वो निकाल दिया जाएगा कणिकाएं। तो रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रोजन प्रोटीन निकाल दी जाए तो शेष भाग जो रुधिर होता है उसको क्या नाम दिया गया है, सीरम नाम दिया गया। आज के बाद आप लोग ब्लड नहीं भूल पाएंगे, जहाँ से भी जितने क्वेश्चन बनने के चांस थे मैंने सारे बता दिए। रुधिर का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया गया है, हेमेटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में 4 से 50 मिलीलीटर रुधिर दान कर सकता है, जिसे 1 यूनिट कहा जाता है। आज एक चीज़ हम लोग समझ में आई कि डॉक्टर कहता है इनको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। 1 यूनिट ब्लड की कीमत मार्केट में 4,000 रुपये है कम से कम। वैसे नॉर्मली हमें क्लियर एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, बट मैंने जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा भैया 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा, 8,000 रुपये का ब्लड इनको चढ़ेगा, 8,000 रुपये की व्यवस्था कर लें। आज ये वाला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया। हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करके बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि जैसे किसी को 2 यूनिट ब्लड चाहिए, कितने यूनिट चाहिए, 2 यूनिट ब्लड चाहिए, या बोलते भैया 1 यूनिट सफिशिएंट है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति को 450 मिलीलीटर रुधिर एक स्वस्थ मनुष्य। देखो एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हम आगे बढ़ गए थे। जैसे हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, मतलब रुधिर दान करते हैं। अब कैसे दान करते हैं, जैसे एक स्वस्थ मनुष्य है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसके वजन का 7% ब्लड होता है। नॉर्मली 4 से 5 होगा या अधिकतम 5 से 6 लीटर रुधिर होगा। अब
वो अगर उसको 1 यूनिट दान करना है तो उसको अपने शरीर से कितना ब्लड निकलवाना पड़ेगा? 450 मिलीलीटर। 450 मिलीलीटर रुधिर दान करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 यूनिट कहलाएगा। क्यों? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अरे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर ही तो होंगे। उन्होंने कहा 250 लीटर तो मिलीलीटर में जाएगा, ग्राम किलोग्राम में चला जाएगा। तो 1 यूनिट 450 ml होता है। अब रुधिर दान करने का अंतराल लगभग 3 माह होता है। जो रुधिर दान करना है कि एक बार अगर आपने दान कर दिया और अगर आपको दोबारा किसी को ब्लड ज़रूरत है और देना है तो कितना देना पड़ेगा? कम से कम 3 माह के का अंतराल होना चाहिए, तब जाके आपका न्यू ब्लड बनेगा। ब्लड दान करने से बढ़ता ही है, घटता नहीं है, वो फिर बन जाता है। जिसमें क्षमता हो भैया वो दे, अपने पास तो उतना है ही नहीं है, का देंगे अपन लोग तो वैसे ही उतना है, वही दे देंगे तो अपन को फिर चाहिए पड़ेगा। सिराएं देखो, एक धमनी होती है उसको आर्टरी बोलते हैं, सिराएं वेन बोलते हैं। अब देखो, जो धमनी और सिरा होती है तो जो हम लोगों की कलाई होती है तो जो ब्लू ब्लू कलर की जो नसें दिखाई देती हैं उसको हम लोग सिराएं बोलते हैं। उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। बट एक फुफ्फुसी सिरा है उसमें शुद्ध बहेगा, वो अपवाद है। और जो धमनी होती हैं वो रेड कलर की होती हैं और कलाई में हाथ में थोड़ी गहराई में होती हैं। डॉक्टर खोज के उसमें इंजेक्शन लगाता है। ठीक, आधे डॉक्टर तो आज मैंने बना ही दिया आप लोगों को। सिराओं में अशुद्ध रुधिर संवहन करती हैं, जबकि जो देखिए इसमें भी लिखा है, मैंने अपने मन से बता दिया था कि जो सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त संवहन करती हैं, जबकि जो फुफ्फुस सिरा होती है पल्मोनरी वेन एक अकेली सिरा है जो शुद्ध रुधिर का संवहन करती है। अब देखो, सिराओं में कपाट अनुपस्थित होते हैं और अभी धमनी के बारे में बताएंगे, उसमें उपस्थित हो। सिराओं में कपाट अनुपस्थित होते हैं। सिराएं रुधिर को शरीर से हृदय तक ले जाती हैं। जो सिराएं होती हैं रुधिर को क्या करती हैं कि शरीर से हृदय को ले जाएंगी। काय के लिए ले जा रही? शुद्ध रक्त बनाने के लिए, फिल्टर कराने के लिए ये आवागमन चलता रहता है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है? इनफेरियर वेना केवा होती है, अर्थात इसको निचली महाशिरा के नाम से जानते हैं। ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, मतलब ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है अशुद्ध रुधिर कहलाता है। अगर क्वेश्चन बन गया कि सिराओं में जो रुधिर रहता है उसमें ऑक्सीजन होता है कि नहीं, नहीं होता है, क्योंकि अशुद्ध रुधिर कहलाता है। रुधिर फेफड़े में शुद्ध होता है। रुधिर कहाँ शुद्ध होता है? शुद्ध होता है प्यूरीफायर फेफड़े में। देखो भैया, मशीन है अपना पूरा शरीर, जरा सा गड़बड़ हुआ कि सिस्टम गड़बड़ाया, मशीन का कोई बोल्ट ख़राब हुआ तो न्यू डलवाते हैं, कोई पार्ट घिस जाता है तो डलवाते हैं। ऐसे ही शरीर पूरा काम कर रहा है। धमनी हमेशा, जो धमनी होती हैं उसको आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी शुद्ध रुधिर यानी प्योर ब्लड का संवहन करती है, जबकि फिर अपवाद आ गया साला, पल्मोनरी धमनी होती, पल्मोनरी धमनी एक अकेली धमनी है, यानी फुफ्फुस सिरा और एक फुफ्फुस धमनी, दोनों को हिंदी में तो एक नाम से जानते हैं और उसमें इंग्लिश में भी एक ही नाम से जानते हैं। पल्मोनरी यानी पल्मोनरी, फुफ्फुस यानी फुफ्फुस, बस अंतर कितना है? तो वेन को इंग्लिश में सिरा बोलते, इंग्लिश में सिरा को वेन बोलते हैं और धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। अकेली धमनी है जो अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है। ये धमनी क्या करती है? वो क्या करती है थी? शुद्ध रुधिर का करती थी। ये अशुद्ध धमनी रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को क्या करती है?
धमनी रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है। जो अशुद्ध रुधिर बच जाता है किसी कारणवश हृदय में, वो कहते हैं अच्छा तुम बच गए, चलो चलो निकलो, पूरे शरीर में ले जाती है। धमनी में कपाट अनुपस्थित होता है। क्यों कपाट अनुपस्थित होता है? क्योंकि धमनी में प्रेशर ज़्यादा रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन जब हृदय पंप करता है तो बहुत ही स्पीड से जब हृदय पंप करेगा, हृदय धड़कन होगी, पंप होगा, पंपिंग, मनुष्य का हृदय 8 मिनट तक जिंदा रहता है, धड़कता रहता है दिल। उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी प्रेशर के साथ जहाँ जहाँ रक्त की ज़रूरत होती है जिस अंग को, उस अंग में पहुँचा दिया जाता है। हृदय का एक बार सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। हृदय का एक बार जब सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और फैलना डायस्टोल। मिलकर एक धड़कन का निर्माण करते हैं। 0.8 ऐसा इसका सिस्टम रहता है। इसे एक हृदय चक्र कार्डियल साइकिल भी कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, जबकि एक स्वस्थ और बच्चे का थोड़ी ज़्यादा बार धड़क जाता है, उसकी धड़कन तेज रहती है। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब 120 mmHg होता है। तुमने पारा चेक कराया हुआ तो इसी के बीच में आता है 120 एच। वो नहीं एक पट्टा सा बांध देते हैं, बीपी चेक करते हैं तो नॉर्मल बीपी किसी का 70 से 130 निकलता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मतलब ज़्यादा कम ना हो 80 से, 120 से नहीं 140 हो जाए बीपी, 160 हो जाए, अरे 120 है तो 130 35 नॉर्मल। ये टेम्परेचर चलने फिरने धड़कन पर निर्भर करता है, बट इसका जो मानक है 120/80 होना चाहिए। रुधिर दाब मापने के लिए एक क्वेश्चन आता है कि रुधिर दाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। स्तनधारियों में सर्वाधिक हृदय की धड़कन चूहिया की होती है। चूहिया 1 मिनट में, चूहिया को पकड़ो आप लोग एक बार और उसको पकड़े रहो, कितने जल्दी जल्दी उसका हृदय धड़केगा, फड़फड़ाएगी। 100 यानी 150 से 200 के बीच में चूहिया की धड़कन होती है। अरे जो नॉर्मल चूहिया नहीं होती घरों में, बोरे काट देती है, उसको पकड़ना, प्रैक्टिकल कर लेना। ये भी तो यार रुधिर बड़ा बचा हुआ है, जल्दी से ख़त्म करें भैया। यही तक करना है, 1 घंटे हो गया, अब नहीं, थोड़ी और पढ़ाई दे रहे बस। रुधिर वर्ग मैं अगली बार में पढ़ा दूंगा कौन सा क्या है रुधिर वर्ग। सर्वाधिक हृदय की धड़कन, जो सर्वाधिक हृदय की धड़कन होती है, अगर आपको गौरैया चिड़िया इस संकटाग्रस्त जाति हो गई है, इसको दाना पानी रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। गौरैया चिड़िया, अरे हमने कक्षा 5 के चैप्टर में, जो प्रकृति की किताब है कक्षा 5 में, कल ही बच्चों को पढ़ाया गया था। रेड डाटा बुक क्या है, क्या लिखा जाता है उसमें, संकटापन्न जातियाँ, संकटाग्रस्त जातियाँ, गिद्ध, भालू, चिंकारा, ये सब, गौरैया वगैरह, उसमें सब बताया गया था। छोटे छोटे बच्चे भी कल सीख गए थे। सर्वाधिक हृदय की धड़कन घरेलू गौरैया की होती है। कितनी होती है उसकी धड़कन? 600 से 700 बार प्रति मिनट होती है। बताओ कितना फास्ट होता है। सबसे कम हृदय की धड़कन नीली व्हेल की होती है। नीली व्हेल की धड़कन 6 से 7 बार प्रति मिनट उसका हृदय धड़कता है। और जो नीली व्हेल होती है, ये कई टन इसका वजन होता है, कई जहाज 10-10 जहाज को उठा के पटक देगी, इतनी ताकत होती है। जो हृदय का अध्ययन, जैसे हम लोग हृदय में कोई बीमारी है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे
पहले पर्चा बनवाते हैं बड़े बड़े अस्पताल में, 1 रुपये का पर्चा बन गया। जैसे तेज बहादुर सप्रू बेली अस्पताल के नाम से जानते हैं इलाहाबाद में। तो जब हम लोग पर्चा लेके जाएंगे तो उसके सब जो अस्पताल डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, उनके सामने एक बोर्ड लगा रहता है कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये गायनोलॉजिस्ट हैं, ये कान के हैं, नाक के हैं, हिंदी में भी लिखा रहेगा कार्डियोलॉजिस्ट। तो हम लोग समझ जाएंगे हृदय रोग विशेषज्ञ शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विलियम हार्वे, अब बहुत रक्त चिल्ला रहे थे जब से, इतना देर सुनते सुनते हो गया। कैसे पता चला कि ये रक्त क्या है, इनके जनक कौन हैं? तो विलियम हार्वे थे। उनको विलियम हार्वे ने क्या किया था, परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे। और जो इसकी खोज की थी, हम बता दे रहे हैं, नहीं है इसमें क्वेश्चन, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी ब्लड की। ठीक, विलियम हार्वे ने इसके जनक। हृदय की पेशियों की गतिविधियों को जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। अब जो साइंस के बच्चे होते हैं मक्कार, वो क्या कहेंगे? एक बार क्या हुआ, टीचर पढ़ा रहा था, कहे सर इंजन क्लच और गियर, ईसीजी को क्या बोल दिया? सर आज इंजन क्लच और गियर खराब हो गया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। है बात साले, ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म है, बोलते नहीं भैया ईसीजी करवा लो। कोई अगर हृदय की धड़कन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, ईसीजी करा लो, सीटी स्कैन करा लो, नॉर्मल हम लोग बोलते हैं एक्सरा करा लो, एक क्या होता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी बोलते हैं उसको। चलिए, आप तो डॉक्टर बन गए आप लोग। हृदय की पेशियों को की गतिविधियों को जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी नामक चित्र का सहारा लिया जाता है। और ईसीजी में सूचनाएं ग्राफ पर अंकित होती हैं। किस पर होंगी? कंप्यूटर में ग्राफ बनता जाएगा और डॉक्टर को पता चलता जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। 1 मिनट में 5 से 6 लीटर शुद्ध रुधिर को शरीर में प्रभावित कर देता है। मतलब जो हृदय क्या करता है कि एक ही बार में, बताइए एक कितनी स्पीड से, क्यों कपाट नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन निकल के आ रहा, सोचने वाली बात है। देखो, लाइफ साइंस होता है, एक जनरल साइंस होता है। लाइफ साइंस जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाली साइंस है उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे अब बताइए कितनी स्पीड से हृदय पंप करेगा, 1 मिनट में कितनी बार? 72 से 75 बार धड़क रहा है, और शुद्ध रुधिर करके 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रुधिर इतनी स्पीड से पूरे शरीर को दे रहा है। इसलिए इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आ गई। अब अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ से आ गई? चलो देख लो, रुधिर वर्ग हम बाद में पढ़ाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कर देना अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो। अब अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं कि मेडुला भाग से निकलने वाले हार्मोन को हृदय हार्मोन या कॉर्डिक हार्मोन कहा जाता है। इसको क्यों इंक्लूड किया गया है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड को? क्योंकि इसका मेडुला होता है जो भाग निकलने वाला हार्मोन से हृदय हार्मोन या कॉर्डिक हार्मोन कहा जाता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथाम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। इसलिए विटामिन के का थक्का बनने में और विटामिन के महत्वपूर्ण है। इसलिए विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। क्यों होता है? रुधिर प्लाज्मा के प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है, वो कौन सी है? फाइब्रिनोजेन। कौन सी प्रोटीन अनिवार्य है? फाइब्रिनोजेन। अब रुधिर के क्या कार्य हैं? सब कुछ तो पढ़ लिया, रुधिर के बारे में थोड़ी कार्य जानेंगे। ब्लड जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जैसे किसी के शरीर में खून वगैरह कमी, उनका क्या टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा, गर्माएगा, फीवर होगा, ये सब, तथा शरीर के रोगों से रक्षा करता है।
रुधिर मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करता है। बताइए, इतनी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखता है। यह घावों को भरने में सहायक होता है। आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से कराई गई है। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे एंड वीडियो को शेयर करें और अपने यार मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें। तो रिव्यू भी अपना भेज दें, रेटिंग। आज की क्लास कैसे रही शानदार, आज का लेक्चर कैसा रहा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट किया था मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब जो नेक्स्ट मेरे वीडियो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, रुधिर वर्ग पे वीडियो आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानेंगे, कौन से हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे मनुष्य का कंकाल तंत्र में क्या क्या रहता है, कैसे क्या रहता है। बस इसके बाद बायोलॉजी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को अभी उस पर कार्य चल रहा है, विथ स्ट्रक्चर फिगर से आप लोगों को वीडियो समझाया जाएगा। जल्दी से अभी मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप की व्यवस्था की जा रही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।